नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी, आप सबको सुना रही हूँ आजकल नागार्जुन का लिखा उपन्यास रतिनाथ की चाची। आज रतिनाथ की चाची का 13वां भाग। पिछले भाग में मैंने सुनाया कि जब उमानाथ की माँ यानी रतिनाथ की चाची गांव लौट आती है अपने ससुराल शिवंकरपुर, तो वहाँ की महिला गोष्ठी जो है उनके पीठ पीछे किस तरह की वार्तालाप करती हैं सारी महिलाएं कि उनका क्या होगा, उनको समाज से बाहर कर देना चाहिए, बहिष्कार किया जाना चाहिए। एक गोष्ठी का वर्णन था। अब आगे। रतिनाथ 13-14 दिन पर गांव आया था। देहात की पाठशाला और सो भी संस्कृत की। उसका बंद रहना और ना रहना बराबर ही है। अपने साथियों से मिलने की इच्छा रत्ती को पाठशाला की ओर खींच ले गई। पहर भर दिन बाकी था। 3-4 ही लड़के थे। सरस्वती को प्रणाम करने के पश्चात रतिनाथ ने पंडित जी के पैर छुए। वो उल्लासित होकर बोले, क्यों रे, क्या करने गया था? रत्ती की जबान बेधड़क होकर झूठ खेल गई। क्या करता गुरुजी, पिताजी ने कहा तो जाना ही पड़ा। बदला तो उन्होंने आपको दिया ही होगा। गाय का पगहा टूट गया था। पंडित जी कुछ आसन पर बैठे हुए उसकी मरम्मत कर रहे थे। आगे सन पड़ा हुआ था। सन का अर्थ है जूट। पगहा की नई गांठ को दोनों हाथों की पूरी ताकत लगाकर पंडित जी कस रहे थे। बीच में ही बोल उठे, नहीं, तुम्हारे बाप ने मुझे कुछ नहीं बतलाया। हाँ, सत्तों से तुम्हारे तरकुलवा जाने की बात मालूम हुई थी। तब पंडित जी ने गौर से रत्ती की ओर देखा और आंखें फाड़ कर बोले, हाँ, देखता हूं 10 ही दिन की पहुनाई में तेरी शक्ल बदल गई है। सत्तो मौजूद थी। मुस्कुराकर उसने कहा, हाँ गुरुजी, बंबई और मालदा इतना अधिक खाया है कि साल भर बदन इसका लाल ही रहेगा। रत्ती ने मटकी मारकर सत्तो की ओर देखा, फिर नजरें नीची कर ली। पगहा की मरम्मत हो चुकी थी। कुछ मामूली सा पढ़ा बढ़ाकर पंडित जी शौच के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद रतिनाथ भी चला गया। कल ही से रत्ती का मन बागों से मिलने के लिए तरस रहा था। आज शाम को पाठशाला से लौटने के बाद वो अपने घर की ओर ना जाकर भोला पंडित की दालान की ओर चला गया। भोला पंडित का घर इंद्रमणि के घर से कुछ उत्तर की तरफ था। उसके तरफ 2 खेत थे। पीछे की ओर बांस का जंगल था। रामपुर वाली चाची की कोख से बागों के अलावा एक और संतान पैदा हुई थी, लड़का। वो 9 महीने का होकर चल बसा। उसके बाद संतान होने का कोई लक्षण किसी को दिखाई नहीं पड़ा। भोला पंडित 70 की उम्र टाप गए थे। हड्डी इतनी मजबूत थी कि 14-14, 16-16 घंटा अब भी खटते रहते। 13वां अध्याय चंडी यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करते। पूरा चंडी पाठ उसे कंठस्थ हो गया था। सुबह उठकर शौच से निबट चुकने के बाद उनका यह भन भन शुरू हो जाता। हाथ लगे रहते काम में और जीभ नाम में। दुनियादारी और जगदम्बा की स्तुति, इहलोक और परलोक, ये दोनों भोला पंडित साथ चलाते थे। इस बीच कोई मिलने वाला आता तो उससे एक प्रकार की अस्पष्ट भाषा में मतलब की बात भी कर लेते। जैसे कि कोई आकर कहता, पंडित जी, आज दोपहर का निमंत्रण देता हूं। तो पंडित जी पाठ छोड़कर उनसे पूछ बैठते, डर 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 डरेडा, मतलब कि कौन कौन रहेगा। और उनका ऐसा करना बिल्कुल दुरुस्त था। चंडी, गीता अथवा किसी अन्य धार्मिक ग्रंथों का पारायण करते समय बीच बीच में आप बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, संस्कृत की बात दूसरी है, वो ठहरी देवताओं की वाणी। उसका इस्तेमाल भले ही कोई कर ले। अनिवार्य आवश्यकता पड़ने पर समझदार लोग इसी तरह डू डा या ऊ आ जैसी अव्यक्त ध्वनियों का सहारा लेते हैं। भोला पंडित की दौड़ धूप का क्षेत्र 4 जिलों तक विस्तृत था, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया। साल में एक बार 3 दिन के लिए वो बेतिया भी जाते थे। भिक्षा, आशीर्वाद, अनुष्ठान और रिश्तेदारी के सिलसिले में प्रतिवर्ष 4-6 महीने उसके बाहर ही बीत जाते। राजा बहादुर दुर्गानंदन सिंह से लेकर बनेली के राजा कीर्त्यानंद सिंह तक भोला पंडित की शुभकामनाओं के पात्र थे। भागलपुर का सबसे धनी मारवाड़ी उन दिनों राय बहादुर भोली राम जयपुरिया था। वहां भी पंडित जी की पहुंच थी। असमर्थ व्यक्तियों के प्रति इस ब्राह्मण के हृदय में असीम करुणा थी।
कितने ही लूले लंगड़े, अंधे, अपाहिज और बूढ़े भोला पंडित की कृपा से अधखिली कलियों जैसे बालिकाओं को गृहलक्ष्मी के रूप में पाकर निहाल हो गए। एक एक ब्याह में 50-50 रुपये पंडित के बंधे हुए थे। उमानाथ की बहन को भी इन्हीं महाशय ने 45 साल के एक महामूर्ख के चंगुल में डाल दिया था। इसी तरह 25 लड़कियां आपका नाम लेकर दक्षिण पश्चिम में करम कूट रही थी। तारा बाबा का कहना था कि भोला पंडित ब्रह्म पिशाच होगा। 25 लड़कियां जिसके नाम पर दिन रात आंसू बहाए, उसका भला कैसे हो सकता है। 10-5 लड़कों को भी ठगने में पंडित ने सफलता पाई थी। किसी लड़के के पल्ले गूंगी पड़ी तो किसी के पल्ले अंधी, किसी के पल्ले लंगड़ी पड़ी तो किसी के पल्ले कुबड़ी। लेकिन इससे क्या, बाबा बैद्यनाथ प्रसन्न रहे, पंडित का कौन क्या कर लेगा। वो साल साल कंधे पर कामरू लेकर गंगा जल भर कर पैदल ही देवघर पहुंचता है, बाबा पर जल डालता है। कौन है ऐसा शुभंकरपुर में और उनके जैसा। बागों के बारे में रामपुर वाली चाची अभी से सतर्क थी। डर था कि पंडित कहीं से किसी मसानवासी कापालिक को लाकर इस गौरी के साथ न बैठा दे। रतिनाथ को दरवाजे पर ही बागों से भेंट हो गई। नजर पड़ते ही लड़की ने मुंह फेर लिया। रत्ती नजदीक आया और बोला, कल दिन भर घर के काम में लगा रहा बागो। आज सुबह चाची के काम से परसौनी गया था, दोपहर के बाद पाठशाला जाना पड़ा और अब जाकर कहीं फुर्सत मिली है। बाहें तान कर बागों ने सिर हिलाया। नहीं, अपनी कसम में बहानेबाजी नहीं करता, रत्ती ने कहा। लड़की ने चट से लड़के की कलाई पकड़ ली। बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी, कुछ बात तो हुई नहीं कि अपनी कसम खा ली। रत्ती ने बागों के चेहरे पर आंखें गड़ा दी। थोड़ा रुक कर बोला, तुम मानती जो नहीं हो बिना कसम खाए। हाथ पकड़कर बागो रत्ती को खींचे आंगन ले गई। रामपुर वाली चाची किसी दूसरे के घर गई हुई थी। बागो ने एक पीढ़ा डाल दिया और इशारे से कहा, बैठ जाओ। रतिनाथ चुपचाप बैठ गया और निर्निमेष बागों की तरफ और देखने लगा। 4-5 साल की पुरानी मित्रता थी बागो और रत्ती की। दोनों एक दूसरे को जी जान से प्यार करते थे। दोनों ने साथ साथ तालाब में तैरना सीखा था। आसिन के रात्रि शेष में उस बूढ़े हरसिंगार के नीचे खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे के लिए फूल चुने थे। किसी रात हवा नहीं चलने से खिले फूल अपने अपने वृंतों से चिपके रह जाते। तब बागो सहारा देती और रतिनाथ उस पेड़ पर चढ़ जाता, छोटी बड़ी डालों को हिलाकर नीचे उतर आता। फिर दोनों साथ फूल चुनने लगते। दोनों की डालियां जब भर जाती तो एक दूसरे पर चुने हुए फूल बिखेर देते। अपने बड़े बड़े बालों में उलझे फूलों की ओर संकेत करते हुए बागो कहती, ये क्या किया तुमने, ये झड़ेंगे कैसे अब। तो रतिनाथ हंसकर कहता, रहने भी दो, ये क्या बिगाड़ते हैं तुम्हारा। झंझलाकर वो रत्ती की गर्दन में लपेटे हुए गमछे का पल्ला पकड़ लेती। नहीं, मेरे बालों से एक एक कर ये फूल तुम्हें हटाने पड़ेंगे रत्ती। और जो नहीं हटाया तो, रत्ती ने पूछा। नहीं तो फिर कभी तुम्हारे साथ इस हरसिंगार के नीचे मैं नहीं आऊंगी। तब हरे कांच की 4-4 चूड़ियों वाले उन गोरे हाथों को अपने हाथ में से रतिनाथ दबा देता और उसका सिर सूंघ लेता। फिर विभोर होकर वो चुपचाप उसकी पीठ की तरफ हो लेता और बालों से लगता फूल निकालने। 2-1 फूल जानबूझकर छोड़ देता। खंबे से सटकर खड़ी हुई बागो बोली, क्या बात है, क्या सोच रहे हो। ये सुनकर जैसे रत्ती का सपना टूट गया हो। चौंक कर उसने कहा, कुछ तो नहीं। फिर दोनों टोल पड़ोस के दूसरे लड़कों और लड़कियों की चर्चा में लग गए। अंत में बागो ने दम्मो फूफी की उस ज्ञान गोष्ठी का जिक्र किया जिसमें वो खुद भी मौजूद थी। रत्ती इतना ही समझ सका कि उसकी चाची के खिलाफ लोग कुछ साजिश कर रहे हैं। कहीं से आए हुए 2 पेड़े रखे पड़े थे। उनमें से एक बागो निकाल लाई और रत्ती के हाथ पर धर दिया। बोली, पानी लाती हूं, पी कर जाना, पहले ये पेड़ा खा लो। रत्ती तोड़ तोड़ कर थोड़ा थोड़ा वो पेड़ा खाने लगा।
खाते खाते सोच रहा था, चाची के बाद दूसरी औरत अगर कोई मुझे मानती है तो वो यही है, बागो। कई बार ऐसा हुआ है कि रत्ती बाप के पैसे चुरा कर कहीं से कुछ खा पी आया है और पीछे पिटाई के आतंक से चेहरा कुम्हला गया है, तो खोद खोद कर इस लड़की ने चिंता का कारण मालूम कर लिया। फिर उतने ही पैसे अपनी माँ की डिबिया में से लाकर रत्ती को दिए हैं और अपने बाप के बटुए में ज्यों के त्यों वे रुपये रत्ती रख देता था। अपने आंगन में पैर रखते ही रतिनाथ की निगाह पिता पर पड़ी। वो भांग घोट रहे थे। चुनार के पत्थर पर बनी हुई ये कुंडी जयनाथ विंध्याचल से लेते आए थे। वो लाल पत्थर की थी, बड़ी मजबूत, वजन में 3 सेर की रही होगी और सोटा अमरूद का था। भोला पंडित की बगिया में अमरूद का एक पेड़ है, उसी की पतली डाली काटकर जयनाथ ने भांग घोटने का ये सोटा तैयार किया था। सदियों के तजुर्बे के बाद भंग भक्तों की ये राय अब पक्की हो गई है कि अमरूद का सोटा घिसता कम है, भांग पीसने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आम, जामुन, कटहल वगैरह की डाली से तैयार किया गया सोटा भुस भुस घिसता रहता है। बम्भोले की बूटी छानने के लिए इसीलिए अमरूद की सोटे की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। जयनाथ कड़ी पत्ता का इस्तेमाल करते थे। गिनकर 11 काली मिर्च डालते, 2 बादाम, चुटकी भर सौंफ। चीनी और गुड़ डालकर भांग पीना उन्हें पसंद नहीं था। वो कहते, ये साधकों की चीज नहीं है। पर्व त्योहार को नशाखोरी की नियत से भांग पीने वाले ऐसा भले कर ले, परंतु विजया देवी के जो नित्य सेवक हैं उन्हें कड़वी भांग ही प्रिय होती है। रत्ती ने एक बार छिपाकर थोड़ी भांग पी ली थी। बुरा हाल हो गया था उसका। खाते समय मुंह के बदले कान में ही उसने भात के कौर डालने शुरू किए। जयनाथ ने पूछा, दाल में नमक तो ठीक है? तो लड़के ने यूं ही मुंह चलाकर सिर हिला दिया। कंधे पर कान से गिरते भात देकर पिता ने समझा लड़के ने भांग खा ली है। बस फिर क्या था, रत्ती की बड़ी पिटाई हुई। चाची ने आकर छुड़ा दिया, नहीं तो उस रात पीट पीट कर जयनाथ उसे दुम्बा बना देते। उस वक्त नशे में चोट नहीं लगी, लेकिन अगले दिन रत्ती का बदन टूटा जा रहा था। चाची ने 2 बार मालिश कर दी, तब जाकर दर्द हटा। मालिश के वक्त जयनाथ ने देखा तो दांत पीसते हुए कहा, फिर कभी तूने भांग पी तो कुल्हाड़ी से गर्दन काट दूंगा। चाची ने जयनाथ को फटकारा, और खुद जो पीते हो भर भर लोटा, उसका क्या? जयनाथ बड़बड़ाते हुए आंगन से बाहर हो गए कि मैं तो अभिमंत्रित करके पीता हूं, उसमें नशा कम होता है। रत्ती ध्यान से अपने बाप को देख रहा था। जयनाथ तन्मय होकर भांग घोट रहे थे। रत्ती नजदीक आकर खड़ा हो गया। पिता ने पूछा, क्या चाहिए? पुत्र ने कहा, कड़वा तेल नहीं है। जयनाथ बोले, अभी उमानाथ की मां से लेकर काम चला लेंगे, कल देखा जाएगा। रत्ती की आवाज सुनकर चाची निकल आई। उपालंब के स्वर में वो बोली, रत्ती आज नाश्ता नहीं किया रे? रतिनाथ ने निगाहें जमीन पर गड़ा दी। चाची ने सिर से पैर तक उसकी ओर देखा, जरा रुककर बोली, तेरा खाना मैं ही बना रही हूं। रत्ती चुप रहा। पिसे हुए भांग के गोले को पानी से मिलाते हुए जयनाथ बोल उठे, तो इस गर्मी में अपने पेट के लिए चूल्हे के पास बैठकर मैं तपस्या क्यों करूं? 1.5 पाव चिवड़ा घर में है ही, घिवे आम का गाढ़ा रस और फूला हुआ चिवड़ा, जरा सी कसौंजी। आहा, इस दिव्य पदार्थ के आगे भात दाल तरकारी गोबर है। ये सुनकर चाची से नहीं रहा गया। वो बोली, रात दिन वही गोबर ही खाते रहते हो। जयनाथ ने कहा, अरे गोबर नहीं, बस एक बात कही है, जब परिश्रम किए बिना ही खाने की चीज सुलभ है तो रसोई के झंझट में वो पड़ते ही क्यों? कमलनाथ, वैद्यनाथ और जयनाथ जब तक मां जीती रही तीनों इकट्ठे रहे। अब मैं यहाँ रोक कर बताना चाहूंगी, अब जो ये चर्चा हो रही है ये जयनाथ तीनों भाइयों की चर्चा हो रही है। 3 भाई हैं ये, कमलनाथ, वैद्यनाथ और जयनाथ। जयनाथ यानी रतिनाथ के पिता।
माँ की मृत्यु के बाद तीनों अलग विलग हो गए। जमीन, जायदाद, बर्तन बासन सभी के 3 हिस्से हुए। चूल्हे भी 3। कमलनाथ यहाँ थे नहीं, रह गए वैद्यनाथ और जयनाथ। ये दोनों भी अलग विलग थे। वैद्यनाथ की मृत्यु के बाद जब रत्ती की माँ मरी तो बेचारे जयनाथ की गृहस्थी छिन्न भिन्न हो गई। यूं तो वो पहले से ही गई गुजरी थी, क्योंकि जयनाथ ठिकाने से कभी शुभंकरपुर नहीं रहे। उसकी सारी जवानी कटी थी भागलपुर से 22 कोस दक्षिण बरहड़वा में। वहां इन लोगों की बड़ी बहन सुमित्रा की ससुराल थी। इसकी भी एक कहानी है। अब यहाँ मैं श्रोताओं को थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ कि रतिनाथ के पिता हैं जयनाथ। वो 3 भाई थे, कमलनाथ, वैद्यनाथ और जयनाथ। तो यहाँ पर वर्णन है कि कमलनाथ यहाँ नहीं रहते थे, मतलब शुभंकरपुर में नहीं रहते थे। तो बच गए 2 भाई, वैद्यनाथ और जयनाथ। वैद्यनाथ की पत्नी जो रतिनाथ की चाची है गौरी, तो पहले वैद्यनाथ की मृत्यु हो जाती है, तो वो रतिनाथ की चाची विधवा हो जाती हैं। फिर रति की माँ मर जाती हैं और तो जयनाथ विधुर हो जाता है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि जब रति की माँ थी भी तो भी उसका जीवन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो उसके पिता हैं उमानाथ, वो ज़्यादातर समय भागलपुर से दूर एक गांव बरहड़वा में रहते थे। अब वो जो बरहड़वा था वो रतिनाथ की बुआ यानी जयनाथ की बहन का ससुराल था। अब लेखक कहते कि इसकी भी एक कहानी है कि उसकी जो बड़ी बहन थी सुमित्रा, उसकी शादी कैसी हुई और जयनाथ ज़्यादातर समय वहाँ क्यों गुजारता था। अब आगे सुनिए। इसकी भी एक कहानी है। आज से 40 साल पहले रुपया ही महंगा था, चीज़ें खूब सस्ती थी। मेवालाल ठाकुर बरहड़वा के बहुत बड़े काश्तकार थे। 50 वर्ष की उम्र में उन पर यह सनक सवार हुई कि किसी कुलीन कन्या का पानी ग्रहण करना चाहिए। उनकी 2 शादियां इससे पहले थी। वे दोनों औरतें मौजूद भी थीं। उनमें से एक के 4 और दूसरी की 7 संतानें थीं। जयनाथ के पिता को अपने एक मित्र से मेवालाल की ये इच्छा मालूम हुई। ये जानकर कि बरहड़वा वाले बहुत धनी हैं, धूमधाम से शादी करेंगे, उन्होंने निश्चय किया कि अपनी कन्या सुमित्रा का ब्याह उधर ही कर देंगे। उसी अनुसार बातचीत शुरू हो गई और संबंध भी तय हो गया। रानी छाप के 200 नगद रुपए, 100 मन कनक जीरा चावल, 15 मन अरहर की दाल, 2 मन घी, 5 थान नन गिलाट यानी लॉन्ग क्लॉथ, इतना सामान लेकर मेवालाल ठाकुर शुभंकरपुर आए थे शादी करने। बारात में कुल 4 आदमी थे, एक खवास था। गरीब ब्राह्मण के घर को ठाकुर जी ने भर दिया। गहनों से सुमित्रा लद गई। खानदान के पांचों घर की औरतों को एक एक बिसहत्ती साड़ी मिली थी। बिसहत्ती साड़ी मतलब जो फुल लेंथ की साड़ी अभी भी मिलती है, तभी भी हर साइज की साड़ी मिलती थी दाम के हिसाब से। कुछ साड़ियाँ साइज में छोटी होती थी और कुछ फुल लेंथ की, तो बिसहत्ती मतलब फुल लेंथ की साड़ी। कुल्ली राउत को 2 धोतियां मिली थी, उसकी घरवाली को 10 हाथ की साड़ी। 6 महीने बाद ही सुमित्रा का गौना हो गया। भाइयों में जयनाथ ही छोटे थे, वही साथ गए। अब जब बेटी की विदाई होती है तो उसका कोई भाई साथ में जाता, तो स्वाभाविक रूप से जयनाथ छोटा था, वही साथ में गया। पहली यात्रा में वो साल भर बरहड़वा रहा है। दूध, दही, घी, मछली, मांस, इनकी प्रचुरता ने जयनाथ के मन और तन दोनों पर प्रभाव डाला। वो सदा के लिए अपने बहनोई के यहाँ रहने को तैयार थे। अपनी शादी और गौने के बाद भी जयनाथ का मन घर में नहीं लगता था। वो भाग भाग कर बरहड़वा पहुंच जाते। टट्टू और गधे को छोड़ दीजिए, वो उसी मैदान की ओर पिछली 2 टांगों के बल पर रुक कर कूदता हुआ पहुंच जाएगा, जिसकी हरी हरी मुलायम दूबों का स्वाद उसे भली भांति मालूम है। यही हाल था जयनाथ का। बरहड़वा उनके लिए हरी घास का अच्छे मैदान था। फिर अपनी सारी जवानी अगर उन्होंने दक्षिण भागलपुर के उस देहात में बिता दी तो इसमें आश्चर्य ही क्या। ठाकुर जी की विधवा भावज वहां जयनाथ के लिए जान देती थी। खेत की मजदूरियों से हंसी मखौल करने का जयनाथ को अबाध अधिकार था। विशाल वटवृक्ष की छाया में 10-5 गायों के बीच खड़े होकर सांड जैसे आंखें मूंदे जुगाली करता रहता है, वही स्थिति थी जयनाथ की। यही बात थी कि गृहस्थी में कभी जयनाथ का मन नहीं लगा। रत्ती की मां मर गई, तब से उमानाथ की मां ने अपने देवर की टूटी गृहस्थी को संभालने की बराबर ही चेष्टा की है।
अलगाव विलगाव की वो मोटी दीवार बहुत कुछ ढह चुकी थी। नाम मात्र के ही 2 चूल्हे थे। खाना प्रायः साथ ही बनता और जयनाथ जब बाहर रहते तब तो रत्ती रात दिन चाची के घर में ही आसन जमाए रहता। आंगन के दक्षिण ओर अपना बंद घर उस लड़के का ध्यान शायद ही कभी आकर्षित करता। भांग पीकर जयनाथ बलवाहा पोखर की ओर निकल गए और रत्ती चाची के घर घुसा। खाना तैयार होने में अभी कुछ देर थी। रतिनाथ की चाची का ये भाग आज इतना ही। जल्दी ही मिलती हूँ नए भाग के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।